अच्छा जी, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं फाइनेंशियल टिप्स पे और फाइनेंशियली हम अपने आप को कैसे जो है वो स्टेबल कर सकते हैं। मुनीज़ा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली जब आप जॉब स्टार्ट करते होगे तो व्हाट वाज योर थॉट कि मैंने जॉब स्टार्ट की है तो मैंने कैसे अपनी सेविंग्स को यूज़ करना है? अच्छा, हम लोग आई एम फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड एक्चुअली, और सीए के अंदर आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है बिकॉज यू आर वर्किंग एज वेल एज स्टडिंग जी। तो आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, तो उस वक्त यू आर सो यंग, लाइक 18 19 एंड यू गेटिंग ए स्टाइपेंड, तो आपको नहीं पता होता कहाँ खर्च करने, मगर नेचुरली पैसे आते हुए तो बड़े अच्छे लगते हैं, किसको बुरे लगते हैं पैसे अच्छा, आते वो वाला तो नहीं था बस पैसे आए और खर्च दो? एग्जैक्टली यही हो रहा था शुरू में। हाँ, वो दोस्त यारों में ही आई थी, उनको ट्रीट करने में और खाने पीने इधर उधर निकल जाते थे कि आपको रियलाइज नहीं होता था कि आपको इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो क्या कहते हैं, शुरू में तो नेचुरली आपको इतना नहीं पता बिकॉज यू आर यंग ऑल्सो, तो आपको इतना पैसे का वो होता भी नहीं होती, लाइक कदर और लाइक कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, क्या करना है। बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक एज यू ग्रो अप तो यू हैव टू रियलाइज कि आपको सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। तो सेविंग आपने करनी है, फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपने इस पैसे को मल्टीप्लाई करना है और कैसे आपने वो करना है, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। माहीन, what was your stance? क्या करना है? अच्छा, when I started my career, I started as a trainee. तो उस टाइम जो मेरी सैलरी होती थी, मैं तब से ये करती थी कि मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट सेव करना है, बेशक वो 10% या 15% ऑफ माई सैलरी हो। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि बाकी वो खर्च करने होते थे, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। बट आप बड़ी समझदार थी। मैं अभी यही बात, हम जो उन्होंने कहा वही मैंने अभी सुबह में कहा कि हमें ये होता था बस उड़ाने कैसे हैं। नहीं, लेकिन ये था कि मैं, हाँ ऐसा था कि मैं जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं की थी तब से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क, आई वाज वेरी हंग्री। तो आई हैड दैट थिंग इन माय माइंड कि चलो इतना अमाउंट सेव करना है और इतना खर्च करना है सिंस द स्टार्टिंग। सही, ठीक है जी। मुस्तफ़ा, अच्छा, मेरा अपना, अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ ना, तो मैं डे 1 से टीचिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है। और टीचिंग में मैं ऑनेस्टली ये कहूँगा कि क्विक मनी बनता है, यानी आप बहुत क्विक मनी बनता है। यानी आपको कई बार तो एक चीज मुझ में भी, और जो भाई है मेरे सुभान भाई, हम दोनों ने एक चीज को, हमारे पूरा ग्रुप था तो उसमें कुछ लोग इतने शाखर्च थे कि उनके पास पैसा आता था ना, वो तो यानी एक्सट्रीम अय्याशी करते थे। हाँ, खुला हाथ जिसे कहते हैं, हाथ में छेद है जैसे, पे इतना खर्च कर देते थे, पार्टीज ये वो। लेकिन मुझे याद है हम दोनों भाई डे 1 से, हम लोग मेमन भी हैं। चलो देयर यू गो। तो हम लोग डे 1 से मेमन तो बहुत सेविंग करते हैं, और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमने सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। आपको सबसे पहले अपने रेंट से हटना है। अगर इफ यू आर लिविंग ऑन अ रेंट हाउस, ये कहते हैं फिक्स कॉस्ट आपको किल कर देती है। यानी अभी आपने कोविड देखा ना रिसेंटली, कोविड में वो बिजनेस इजीली सरवाइव कर गए जिनकी फिक्स कॉस्ट कम थी, और जिनकी फिक्स कॉस्ट हाई थी वो यूं करके तबाह हो गए। तो आपने किसी भी तरह अपने आपको रेंट से हटाना है, अपनी प्रॉपर्टीज बनानी है, ताकि आपके पास एक पैसिव इनकम भी क्रिएट हो जाए, बिल्कुल, ताकि आप डिपेंडेंट ना हो। अच्छा, इसका एक फायदा ये भी होता है, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव इनकम होती है ना, तो आप कभी ब्लैकमेल नहीं होते, आप अपने एम्प्लॉयर से ब्लैकमेल नहीं होते। बिल्कुल सही। ये बहुत पॉइंट है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि तुम्हें आज शॉर्ट टर्म में तुम्हें दिल चाह रहा है कि तुम इतना स्पेंड कर दो, लेकिन अगर तुम्हारी बेस स्ट्रांग हो जाए ना, तो फिर हर बंदा तुम पे डिपेंडेंट होगा, तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं। बिल्कुल 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 ठीक आपने बात की। लेकिन आपने जो प्रॉपर्टीज की बात की ना, मैं अब कुछ लेटली देख रही हूँ कि लोग प्रॉपर्टीज लेके भी पछता रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही, ना कोई ख़रीदने वाला है, ना ज़मीन पे आपके पास इतने पैसे कि आप उस पर कुछ बना सकें, प्लॉट्स जो हैं लोगों के फंस गए हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो डिपेंड करता है कि अब देखें, जब आप एक बार इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं ना, तो आप देखें उस पैसे की आपको ज़रूरत कब पड़ सकती है। सही। जैसे आपने शायद म्यूचुअल फंड का भी आप स्टार्टिंग प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बोल रही थी, तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है ना, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में रखें जो फिक्स इनकम वाले फंड है, ताकि आप एक क्लिक करें और वो आप रियलाइज कर लें। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म आप वेट कर सकते हैं, तो फिर आप प्रॉपर्टी मार्केट में भी जा सकते हैं, और आप इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं। मैंने स्टॉक का भी कहा कि स्टॉक में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। इंस्टॉलमेंट स्कीम्स भी निकलती हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले लें, जैसे बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, उसमें तो आप इंस्टॉलमेंट्स में जो सेव कर रहे हैं आप उसके अंदर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी ऐसे भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज वरना तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे आपको चाहिए होती है सेविंग। अच्छा मुनीज़ा, जैसे मैंने एक ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आदमी को तो पता होता है ना कि मैंने कहाँ पैसे लगाने, आदमी तो बताते भी नहीं है ना कहाँ पैसे लगाए हुए, किसको उधार दिए हुए, कुछ किया हुआ। अब ख़वातीन के पास जो बजट है उसी में उन्होंने करना है। अगर इफ़ आई एम अ वर्किंग लेडी एंड यूर अ वर्किंग लेडी एंड शी इज़ अ वर्किंग लेडी, सो हमें पता है कि हमने बाहर से भी अपने जनरेट जो करने हैं पैसे, वो हमने कहाँ करने हैं। बहुत टाइम के बाद समझ आई, लेकिन आ गई। बट जो ख़वातीन घर पर हैं, कमेटी, मैंने एक बात की कि कमेटी डालना, आपको क्या लगता है कि कमेटी कितना फ्रूटफुल रहता है?
अच्छा देखिए, अगर कमेटी का पर्पस देखें तो उस हिसाब से चलना चाहिए, बट अदरवाइज क्या होता है, कमेटी आपने की, जब आप होस्ट करते हो मीटअप तो आपको लेने के देने ही पड़ जाते हैं। यही तो मैंने कहा कि उल्टा ही पड़ जाता है। बिल्कुल लेने के देने पड़ जाते हैं, साइलेंट हो जाए। तो एक पर्पस होता है। कुछ लोग कमेटी डालते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, कि लोगों से मुलाकात हो, नेटवर्किंग हो। कुछ लोग डालते हैं सेविंग्स के लिए। तो जो साइलेंट कमेटीज होती है ना, दे आई थिंक मच बेटर, बिकॉज देन यू कैन सेव इन दैट। बट जो आप नेटवर्किंग के लिए डालते हैं तो वो तो आई थिंक आपका एक्स्ट्रा ही खर्चा हो जाता है और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए। तो नेटवर्किंग का चक्कर ये है कि उसमें ये होता है कि फिर उसमें एक टेंशन ये ना, कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स, ये सब खर्चा बढ़ जाता है। फिर आपने जिस वेन्यू पे करना है, उधर जिसकी कमेटी निकल रही है, मैंने तो अपने आप को इससे बिल्कुल ही बचाया हुआ है। बस मैं साइलेंट हूँ और मैं कहती हूँ कमेटी डल जाए। ये एक आपने एक एंगल बताया मुस्तफा। आप इसमें एक बड़ा खतरनाक एंगल है, और वैसे आप लोग, मैं आई एम श्योर आप लोग इसको प्रोटेक्ट करते होंगे, कि आपने ये भी देखना है, मेक श्योर करना है जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि नहीं। लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपने किसी को पहले दे दिया, उसका किसी का नंबर फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, और बाद में वो डिफॉल्ट हो गया, तो ये भी रिस्क है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जी। मैंने जो है अपने स्टार्ट में जो है कमेटी डालना स्टार्ट की थी, तो उसमें मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था। हाँ, और मुझे 1-2 बार इस तरह का फ्रॉड। क्या बैड एक्सपीरियंस था? मतलब मुझे पैसे नहीं दिए, जिसने कमेटी डाली थी उसने आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब कमेटी नहीं डालनी, आई विल सेव बाय माय सेल्फ। मैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कमेटी का, और मैं वो वाला कैंडिडेट हूँ जो सेकंड को कमेटी पहुंचा देता है। जब मेरी कमेटी अभी निकलनी थी तो मैं 15 तक वेट कर रही थी, 20th हो गई, और मैंने जिनसे साथ कमेटी डाली वो मेरी फैमिली में ही है। उनको मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारी कमेटी कब मिलेगी। उन्होंने कहा बस सामना ये तुम ही हो जो जल्दी भेज देते हो, बाकी तो बहुत लेट है, बहुत लेट भेजते हैं। यही चीज़ ना कि यहाँ पर लोग कमिटेड नहीं है, लोग कमिटेड नहीं देते हैं, बस टाइम पे पैसे ले लेते हैं लेकिन देते बट कमेटी का ओवरऑल मुझे लगता है फायदा है। मुस्तफा आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है। अगर मैं फाइनेंशियल के पॉइंट से बात करूं ना, फाइनेंशियल लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो स्टार्टिंग में अगर आपको निकलती है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे एंड वाले होते हैं वो इतना नहीं कमा पाते। अच्छा, बैंकिंग की तरफ अगर हम आ जाते हैं, बैंक्स में अपना, आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड्स या फिर बहुत सी स्कीम्स निकलती हैं, Do you believe in that? Yes, I think it's a very good investment option. But आपको वो सिर्फ टैक्सेशन का एस्पेक्ट देखना चाहिए, बिकॉज अभी आई थिंक टैक्स रूल्स जो है ना वो अमेंड करते रहते हैं, और अब रेट भी कम आ रहा है, वो टैक्स रेट्स बढ़े हैं, प्रॉफिट रेट्स कम हो रहे हैं, तो वो आपको जरा मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज आई थिंक म्यूचुअल फंड्स, टर्म डिपॉजिट रिसीव्स एंड ऑल दीज आर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर पीपल टू। टर्म डिपॉजिट रिसीव मुझे नहीं पता, वो TDR, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, 3 months, 6 months, 1 year, इस तरह से ना। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि पीपल शुड नो। उसमें ऐसे होता है कि आप एक अमाउंट ले लें और आप एक फिक्स टेन्योर के लिए बैंक के साथ रखवा दें, तो आपको एक ना इंटरेस्ट रेट, लाइक प्रॉफिट रेट, अगर आप इस्लामिक बैंक में रखवा रहे हो तो नेचुरली उसको प्रॉफिट रेट कहते हैं। क्योंकि अब तो कन्वेंशनल अलग है, इस्लामिक अलग है, थैंकफुली इस्लामिक आ गया है, बट उसमें भी मैं बार बार कहती हूँ कि बड़ी डिबेट है, उसको बड़ा मैं पूछ के करती हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। बट आई फील कि अगर किसी शरिया एडवाइजर ने उनको कह दिया कि इस्लामिक है, तो नेचुरली उनकी नॉलेज ज़्यादा है और उन्होंने अगर इसको सर्टिफाई कर दिया कि दिस इज इस्लामिक मोड ऑफ लाइक। बट यू थिंक कि इसमें एक और एंगल भी है कि विच बैंक यू आर गोइंग टू, कौन सा बैंक है जो आपको लगता है कि ये वाला बैंक जो है हमें सही बता रहा है, ये भी हमें पिक एंड चूज करना पड़ता है कि हम किस बैंक को ट्रस्ट करें, ऐसा है कि नहीं? उसकी क्रेडिट रेटिंग आपको देखनी होगी। एक्सपेक्ट करूंगा जो उन्होंने TDR एक्सप्लेन किया ना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा देखिए, एक उसूल याद ना इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मैं अपने पैसे करंट अकाउंट में रखता हूं तो मैं एक क्लिक करूंगा, अगर 1 अरब रुपए भी है वो उसने नेक्स्ट डे मुझे वापस करने, तो अब ये हाईली लिक्विड है, लेकिन अब बैंक आगे यूज नहीं कर सकती तो आपको रिटर्न नहीं देगी, नहीं देगा। और अगर आपने ऐसा उनको ब्लॉक कर दिया जो इन्होंने TDR, तो फिर उसमें रिटर्न रेट बढ़ जाता है। तो अब ये इसमें आपको चूज करना होता है कि आपको अपने लिक्विडिटी कितनी रखनी है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रखनी है, तो इसका बैलेंस भी बहुत जरूरी है। हाँ मुस्तफा, लेकिन मैं चाहूँगी कि अभी तो हमने बड़ी टेक्निकल बातें की जो आधे लोगों को समझ भी नहीं आई होंगी। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि अपनी फाइनेंसेस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर एक बंदा, लेट्स सपोज उसकी 100,000 सैलरी है, उसने उसमें किस तरह बचत करनी है, कैसे यूज़ करना है, ये मुझे बताएं। देखें, एक चीज़ बहुत अहम है कि लोग ये करते हैं, दुनिया भर के लोगों की रूटीन ये होती है कि जो आपकी सैलरी होती है ना, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करके फिर सेविंग निकालते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने इस पे कुछ शोज भी किए हैं कि आप सैलरी में से पहले सेविंग लेस करके फिर एक्सपेंसेस करें। नहीं, सेविंग को आपने मस्ट करना है, क्योंकि अगर आपने सेविंग की है तो आप अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं, वो पब्लिक के लिए बहुत अहम है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मैं आपको उसका रियल किस्सा सुनाता हूँ। 2012 का है। 2012 में मेरा एक फ्रेंड है जो इन्वेस्टमेंट बहुत डीप करता है।
उसके चौकीदार की सैलरी थी 15,000 रुपए। वो उस 15,000 में से उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें 2,000 रुपए मैं तुम्हारे हर महीने निकाल दूंगा, जो एक हमारे बैंक्स और हमारी हर जगह और वो 2,000 रुपए निकाल के वो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी वाले जो स्टॉक मार्केट वाले म्यूचुअल फंड में 2,000 इन्वेस्ट करना शुरू करे। लेकिन उस बेचारे गरीब आदमी का लक ऐसा था कि जब उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मार्केट गिरी हुई थी, उसने यानी सही टाइम पे इन्वेस्ट किया और एक्यूमुलेट करते करते 2016 तक 4 साल में हर महीने 2,000 इन्वेस्ट किए। जब मार्केट पीक पे थी, जब स्टॉक मार्केट, तो जब उसने विड्रॉ किया ना तो उस गरीब आदमी को 8 लाख रुपए मिले। देखें, आप सोचें उसकी बच्ची की शादी हो गई, यानी बहुत अच्छी तरह। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं या आपके कोई भी आपके डोमेस्टिक स्टाफ है, उनको भी ये नॉलेज दें कि भाई उसमें से एक होता था ना, हमारा मनी बॉक्स होता था, हमें सिखाया जाता था शुरू से कि अच्छा उसमें थोड़े से पैसे डाल दो सेविंग के लिए। सोचे कि उसी टाइम पे हमें ये थॉट दी जाती थी कि सेविंग भी करनी है, उड़ाना नहीं है ऐसे पैसा। लोग देखें, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर उड़ाएं, लेकिन उसमें सेविंग, अब सेविंग का आप एज अ स्पीकर फाइनेंशियली लोगों को क्या टिप्स देती हैं? सबसे पहले अगर आपकी फॉर एग्जांपल 100,000 सैलरी है तो उसमें से आपको बजट बनाना चाहिए। इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ और अ वर्किंग लेडी तो आप सबसे पहले बजट बनाओ कि आपका क्या बजट है। उसके बाद आप अपना एक परसेंटेज जो है वो फिक्स सेव करो और उस बजट के ऊपर ही चलो और एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंसेस उस टाइम ना करो, वरना ये होता है औरतों का, तो ये होता है ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये बैग ले लिया। सो फर्स्ट बजट एंड देन वर्क ऑन इट। हाँ, वो बैग तो बहुत दूर की बात है, जिसकी 100,000 सैलरी होगी वो बैग तो बहुत ही मुश्किल से खरीदेगी। मतलब चलो दराज से बहुत बैग्स वो दराज से भी खरीदना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसको बजटिंग करनी। हाँ, अगर वो सिर्फ होल सोल उसी के ऊपर है और वो उसकी एक अलग सैलरी है तो वो कर सकती है, लेकिन अगर उसको पिच इन करना है तो उसको समझ के करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में अगर 2 लोग हस्बैंड एंड वाइफ कमा रहे हैं तो आप दोनों मिलके बैठें और कोशिश करें कि आप बताएं एक दूसरे को कि अच्छा हम यहाँ सेविंग कर सकते हैं और दोनों मिल के करते हैं। व्हाट डू यू डू विद दैट? लाइक आपके तो अभी हस्बैंड भी यहाँ आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यू नो व्हाट आई फील दैट इफ अ वुमन इज वर्किंग इट डजंट मीन कि लाइक यू नो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी फाइनेंशियल आ जाती है। आई फील इट इज मेनली द हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही रोल्स होते हैं। तो आई कीप टेलिंग माई हस्बैंड व्हाट यू अर्न इज आवर्स एंड व्हाट आई अर्न इज माइन। हाँ, बट आई डोंट थिंक सो कि मुनीजा आप कभी ऐसा टाइम आता होगा कि इफ ही नीड्स समथिंग ऑफ कोर्स और योर किड्स नीड समथिंग, एग्जैक्टली एक्चुअली एज अ टीम आई थिंक हमें काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंसियरली अगर दूसरे एक देखिए, बच्चे ही आपका एक एसेट है ना, जिसके लिए आपने ये करना है, तो आपने मिलके आपने जो बात की, ठीक है उनका पैसा उनका, बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ऐसा हो तो एक दूसरे को आप हेल्प आउट कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों को एक दूसरे से बात करना और अपनी सेविंग्स को कैसे लेके चलना है वो ज़रूरी है। ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो एज आई सेड वी आर अ टीम एट द एंड ऑफ द डे, और म्यूचुअल इंटरेस्ट हमारा बच्चे ही होते हैं, तो एक्चुअली उनके लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई आ रही होती है, नेचुरली माय हस्बैंड एंड आई कंसल्ट ईच अदर एंड देन यू नो वी कंट्रीब्यूट, लाइक यू नो इट डिपेंड्स हाउ मच ही इज कंट्रीब्यूटिंग, हाउ मच आई एम कंट्रीब्यूटिंग, बट द टाइटल इज ऑलवेज लाइक वेरी क्लियर, यू नो that is something I think which everybody needs to keep in mind. Yes, yes. That you do contribute, you do have collective savings, but it should be like, you know, the title should be very clear and like, you know. आप उसको कुछ कहना चाहता हूँ, कॉस्ट कटिंग टॉप पे होनी चाहिए। यानी जो ये तो मुझे फैमिली से सीखने को मिली है, कॉस्ट कटिंग इज मस्ट। यानी कई बार ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली अगेन। बिल्कुल। तो अगर आपकी इतनी इनकम नहीं है तो आप बच्चों की जब स्कूल चूज करने जा रहे हैं तो उस टाइम भी आप देख सकते हैं कि कुछ मिड लेवल के स्कूल्स भी हैं और वो भी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। आपको फिर स्टेटस सिंबल की तरफ नहीं जाना कि भाई मेरा बच्चा इधर जा रहा है तो मैं ये स्टेटस सिंबल है, अब आप बिल्कुल हटता है। इसी तरह आपको बड़े ब्रांड्स में नहीं जाना, यार कॉपी पे चले जाओ, बिल्कुल होता नहीं है, किसी तरह आपने गुजारा करना है। और सेम इज द केस विद द बिजनेस। आप देखिए, मैं खुद भी एक इदारा रन करता हूँ ना, तो मुझे याद है जब हमारा इदारा ग्रोइंग स्टेज पे था, हम 2 एडमिन स्टाफ पे पूरा इदारा चलाते थे। आज वही 50-60 एम्प्लॉइज पे चल रहा है। तो आपने कितनी जगह कटिंग करनी होती है कि भाई आप ऑलराउंडर हायर करते हो, आप कहते हो तुमने ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, इस तरह खुद एंटरप्रेन्योर भी इन्वॉल्व हो जाता है काम करने में, कितनी एक्टिविटीज। चलिए।